बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट हिना नियाजी और मेरे साथ हैं अजीम राना। और जुम्मा मुबारक जी। और हम ये उम्मीद करते हैं आप जहां होंगे खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, जिस हाल में हों परवरदिगार का शुक्र अदा करें, दिन का आगाज़ मुस्बत सोच के साथ करें। जी बिल्कुल, दिन का आगाज़ एक अच्छी बात से करें और हमारी एक रिवायत है कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक अच्छी बात से, खूबसूरत बात से करते हैं। तो आज हम प्रोग्राम का आगाज़ माहिर फल्कियात और रियाजी दान मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी की इस खूबसूरत बात से करेंगे कि जो मुस्बत सोच है, पॉजिटिव जो थिंकिंग है, वो सब कुछ मुमकिन बना सकती है। तो जी अगर आपकी सोच अच्छी है, आप सोचते अच्छा हैं, तो प्रैक्टिकली ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी होना शुरू हो जाती हैं। और बड़े हमारे अक्सर हमें कहते हैं कि अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो अच्छा सोच तो सकते हो। और हम जैसा सोचते हैं उसी तरह की हम चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करते हैं। मैनिफेस्टेशन देखा है आपने? अगर आपने मैनिफेस्टेशन देखा है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाटएवर यू थिंक अबाउट, व्हाटएवर यू मैनिफेस्ट, वो एक्चुअली होना शुरू हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो है ना कि आप जिन चीजों के बारे में जिस तरह का गुमान रखते हैं, फिर वो चीजें वैसे ही आपको मिलती हैं, वैसे ही आपको नजर आती हैं। तो मुस्बत सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, ताकि सब कुछ अच्छा हो। और सब आपका नजरिया है ना, सब आपका पर्सपेक्टिव, इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। आपके नजरिए से जो है वो जिंदगी चेंज होती है। आप जिस तरह से सोचते हैं, जिस एंगल से आप पूरी दुनिया अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखते हैं, आपको वैसा ही नजर आना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये बिल्कुल आपने सही कहा। अगर हम अच्छा सोचेंगे, हम अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम बुरा सोचेंगे, नेगेटिव थिंकिंग होगी, तो हम अनकॉन्शियसली, नॉट डिलिबरेटली लेकिन अनडिलिबरेटली हम उन चीजों को अट्रैक्ट कर रहे होंगे जो हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। इसीलिए जो बहुत सारे लोग हैं, उनका वाइब्स पर, ऑरा पर उनका यकीन होता है कि वी क्रिएट वाइब्स। हमारे इर्द गिर्द एक ऑरा है, एक वाइब है। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो वो ऑरा जो है वो ऑटोमेटिकली हम उसको पोल्यूट कर देंगे, हम उसको नेगेटिव कर देंगे। और अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव काम करेंगे, तो वो ऑरा ऑटोमेटिकली हमारा जो है वो पॉजिटिव रहेगा एंड पीपल विल गेट अ पॉजिटिव वाइब। वैसे कभी आपको लोगों ने कहा है मुझे आपसे मिलके बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही है? मुझे हमेशा लोगों ने यही कहा, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। बड़ा शुक्र है जी अल्लाह का। वैसे दैट इज ट्रू। और आज हमारी वैसे अनइंटेंशनल ट्विनिंग भी हो गई है ना, मतलब हमने प्लान नहीं किया, बट वी लुक गुड। कुछ प्लान कुदरत के भी होते हैं ना। कुदरत के आए हाय हाय बड़ी बात है। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो सब चीजें पॉजिटिव होती हैं। अल ख्वारिज़मी बताते हैं अपने नाजरीन को जी कि वो कौन थे। अलजबरा और एल्गोरिथम के मौजद मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी 780 में ख्वारिज़म में पैदा हुए। उन्हें माहिर फल्कियात और रियाजी दान के नाम से जाना जाता है। उन्हें अजीम मुस्लिम मुफक्किरों में शुमार किया जाता है। उन्होंने बहुत से अलूम पर एक ही वक्त में काम किया। खलीफा मामून रशीद अल ख्वारिज़मी के बहुत मद्दाह थे, जिनके कहने पर उन्होंने 2 यूनानी किताबों के तर्जुमे के अलावा इल्मुल हिसाब और अल जब्र अल मुकाबला जैसी मकबूल किताबें तहरीर की। उन्होंने साइन, मुमास और हिंसों की जदूलें भी मुतारिफ करवाईं। खलीफा मामून रशीद की ख्वाहिश पर उन्होंने कुराए अर्ज़ के नक़ूशों और इफ़्लाकी एटलस भी बनाई। इल्म बख़ूम में भी उन्होंने गहरा मुतालिया और मुशाहिदात किए। हम आज ज़रब, तक़सीम, जमा और नफ़ी के अवामिल करते हैं और उनकी मदद से पेचीदा सवाल हल कर लेते हैं। इनको ईजाद करने वाले और हमारे लिए आसानी पैदा करने वाले अल ख्वारिज़मी, ये अजीम रियाजी दान 850 में अपने खालिक हकीकी से जा मिले। और अगर हम इनकी बात करें, अगर हम मुस्लिम थिंकर्स की बात करें, फिलोसफर्स की बात करें, तो बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर्स हैं और बहुत बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन है। चाहे हम साइंस की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, या फिर हम मैथ्स की बात करें। और मैथ्स मेरा जो हमेशा से बहुत जो है ना वो बुरा रहा है। नहीं, मेरे 2 ट्यूटर्स आते थे मैथ्स के। मेरे अम्मी अब्बू को पता है कि कितनी मेहनत करके उन्होंने मुझे पास करवाया, लेकिन मैं पास नहीं होती थी। फ्लाइंग कलर्स में पास होती थी फिर जब ट्यूटर्स आते थे। लेकिन बहुत मुश्किल ये सिचुएशन होती थी जब मैथ्स का एग्जाम होता था। पूरा घर जो है ना पैसे देके पास करवाया था। अरे हाँ, पैसे बहुत दिए थे। 2 ट्यूटर्स आते थे खैर। लेकिन हमारी जिंदगी में और हम जिन वक्तों में पढ़े हैं उस वक्त इस तरह की चीजें तो खैर अगर होती भी थी तो हमारे वैसे आज बहुत अच्छा लगा मुझे, हिना ने अनइंटेंशनली एक्सेप्ट कर ही लिया कि जिन वक्तों में हमने तालीम हासिल की थी बहुत फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हुआ करती थी तब हर चीज। खैर एनीवेज जी, हम आगे बढ़ते हैं। मुल्की सियासी सूरत हाल क्या, इस पर बात करते हैं। और अगर हम इलेक्शंस की बात करें तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि इलेक्शंस कब होने जा रहे हैं। हमारा भी ये बहुत बड़ा सवाल है। उसके अलावा अगर बात करें हम एहतसाब की, तो भाई वो किस तरह से होने जा रहा है और किस का एहतसाब होगा, क्या कानून सबके लिए बराबर होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। उसके बाद अगर बात करें महंगाई की, तो भाई महंगाई के मारे अवाम जो हैं, क्या वो मजीद महंगाई को बर्दाश्त कर पाएंगे और क्या उनकी तैयारी है मजीद
बोझ को बर्दाश्त करने की। मईशत की गाड़ी की अगर बात करें तो किस रफ्तार से चल रही है और आलमी मंजरनामे पर क्या हलचल दिखाई दे रही है, इस पर एक नजर डालते हैं। इंतखाबात की तारीख नहीं, अंदाजा। इलेक्शन कमीशन का जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात कराने का ऐलान। 27 सितंबर तक हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त जारी करने का फैसला। इंतखाबात से पहले कड़ा एहतसाब, मेगा करप्शन केसेस खुल गए। तहरीक इंसाफ के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी भी बड़ी मुश्किल में फंस गई। नैब का करप्शन के खिलाफ कार्रवाई के लिए हसास इदारों की खिदमात लेने का फैसला। बड़ी अदालत में बड़ा केस, फैजाबाद धरना नजरसानी केस 28 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। लाहौर से लंदन तक नून लीग में बयानिए की जंग। नवाज शरीफ के इनकलाबी एजेंडे के बाद मुल्की सियासत में जयमगोइयां और अफवाहों का बाजार गर्म। लीगी कायद की वापसी की तारीख में मुमकिना तब्दीली का भी इम्कान। इलेक्शन का ऐलान, मईशत में पड़ गई जान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, इंडेक्स 46,000 की सतह अबूर कर गया। डॉलर की गिरावट जारी, रुपया मुस्तहकम होने लगा। पाकिस्तानी कोहपेमाओं का बड़ा एजाज। माउंटेनियर्स शहरोज काशिफ, सरबाज अली और नायला कियानी ने दुनिया की 8वीं बुलंद तरीन चोटी माउंट मनास्लो को दोबारा सर कर लिया। नायला कियानी मनास्लो सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। वर्ल्ड कप से पहले पीसीबी के बड़ों की बड़ी बैठक, मैनेजमेंट कमेटी स्क्वाड को हतमी शक्ल दे, आज ऐलान किए जाने का इम्कान। खिलाड़ियों का वर्कलोड मुनासिब रखने पर भी इत्तफाक। तो जी टॉप स्टोरीज आपने देखी और बड़ी खबर की जानिब बढ़ते हैं। मुल्क में इंतखाब और एहतसाब का अमल साथ साथ शुरू हो गया है। गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की कोई वाज़ेह तारीख नहीं दी, बल्कि ये ऐलान किया है कि जनरल इलेक्शन जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में होंगे और हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर को जारी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 90 दिन के बाद इलेक्शन कराने के मामले पर कानूनी माहिरीन ने कई सवालात उठा दिए हैं। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कड़े एहतसाब का अमल भी तेज हो गया है। आसिफ जरदारी और शरीफ फैमिली समेत मुतादिद सियासी शख्सियात के मेगा करप्शन केसेस दोबारा खुल गए हैं। नैब ने केपी, बलोचिस्तान और कराची के एहतसाब अदालतों में रिकॉर्ड जमा कराना शुरू कर दिया है। नैब की जानिब से यह भी फैसला सामने आया है कि करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए हसास इदारों के अफसरान की खिदमात ली जाएंगी और नैब के इस फैसले के बाद ये वाज़ेह इशारा है कि सियासतदानों के खिलाफ घेरा तंग होने जा रहा है। तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। तज्जियाकार हमारे साथ आमिर राना साहब मौजूद हैं। जी आमिर इलियास राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराने का ऐलान तो कर दिया है, मगर अभी इंतखाबात का हतमी जो है ना, उसकी हतमी तारीख सामने नहीं आई। आप क्या समझते हैं कि ये एग्जैक्ट डेट अभी तक क्यों नहीं अनाउंस की गई? देखिए, कुछ टेक्निकल चीजें हैं कि शेड्यूल जब जनवरी का आखिर कह दिया तो आप 28 जनवरी समझें कि जो इतवार का दिन है, ठीक है, और फिर 54-57 दिन का कुछ कुल इलेक्शन शेड्यूल होता है। कागजात नामजदगी किस दिन से लिए जाएंगे, इशू किए जाएंगे, और फिर पोलिंग डे मेरे हिसाब किताब से तो 28 जनवरी बन रही है। तो अब सियासी जमातों के ऊपर है, क्योंकि ये जो हम डंडोरा पीटते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन, भाई जो एक हुक्मरान इत्तेहाद था जाते हुए मर्दमशुमारी को नोटिफाई कर गया, तो फिर ये हल्का बंदियां तो होनी थी, अब हो रही हैं। उनको ये पता था। उनमें से सिर्फ पीपल्स पार्टी ने बहुत ज्यादा वावेला किया, क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं आई कि वफाकी हुकूमत निगरान में और सूबाई सिंध हुकूमत में उनके साथ क्या हुआ है। वो समझते हैं हमारे साथ हाथ हुआ है, और सिंध हुकूमत के अंदर वो सिस्टम तोड़ने की बात भी सामने आई थी। तो फिर उसके बाद से उनका गुड कॉप बैड कॉप शुरू हो गया कि जरदारी साहब कह रहे हैं कि मैं संभाल लूंगा, और बिलावल साहब कह रहे हैं आपकी बात मैं घर पे सुनूंगा, लेकिन बात उन्हीं की सुनी जाती है। और अब हम देखेंगे कि इलेक्शन की तैयारियां कितनी जमातें कितने जोरों शोर से करती हैं। कैंडिडेट्स का चुनाव है, उसके अंदर मुख्तलिफ पार्टियों का मुख्तलिफ रुझान है। बिलावल भुट्टो कंपेन एक तरह से चला रहे हैं काफी अरसे से, PMLN अपने लीडर के इस्तकबाल के लिए लगी हुई है, और उसी में उनकी कंपेन शुरू है कि लंदन भी बहुत ज्यादा लोग उम्मीदवार आना जाना शुरू हो चुके हैं, और इधर इस लाहौर में भी सारे लोगों की ड्यूटियां बनाई हैं। अब है PTI का, जिसमें मुझे हैरत है कि मोहम्मद अली दुरानी हमारे दोस्त हैं, लेकिन उनके जरिए सहूलतकारी पैदा करने की कोशिश की जा रही है।
कि वो सदर साहब से 2 दफा मिले, फिर वो कल असद कैसर साहब से मिले, कि इमरान खान, ये बात पहले दिन से क्लियर है कि इमरान खान किसी को जब तक जाननशीन नहीं बनाएंगे उनकी पार्टी के लिए मुश्किलात रहेंगी। उनको सियासी तौर पे फैसला करके कोई कमेटी बनानी चाहिए थी जी। अप्रूवल तो लीडर ही देता है, लेकिन चूंकि ऐसा कुछ हुआ 9 मई के बाद कि उनकी लीडरशिप तितर बितर भी हुई, घबरा भी गई और मफरूर भी हो गई और कुछ अरेस्ट हो गए। जो बाकी बचे हैं सेन एलिमेंट, जिनको अगर आप कह सके कि इन हालात में कोई गुफ्तगू कर सकते हैं, उनको खान साहब इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये मसला इस वक्त बना हुआ है कि इलेक्शन की डेट का मतलब एक मरहला जो ये हो गया कि जी उन्होंने कहा जनवरी के आखिरी हफ्ते में हम कराएंगे, तो अब तो काम उठ जाना चाहिए तेजी के साथ। आमिर साहब, आपको सियासी मैदान की तरफ जाना ये लगता है सर कि जैसे सदर पाकिस्तान ने 6 नवंबर की तारीख तजवीज़ की थी, जो कि आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर अगर इंतखाबात करवाए जाएं तो वो डेट बनती है, और अभी इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी है जी, एग्जैक्ट तारीख तो नहीं दी लेकिन इंडिया दिया जनवरी के आखिरी हफ्ते में, तो ये कहिएगा कि अब ये मामला दोबारा से एक बार आपको लगता है अदालत जाएगा? देखिए, अदालतों में तो दरखास्तें पड़ी हुई हैं, लेकिन जिस अदालत से बहुत ज्यादा तरफदारी की उम्मीद थी और बाकायदा इल्जाम लगाए जाते थे कि वहां पे बहुत ज्यादा जमानतें दी जा रही हैं, उन्होंने जहां 184(3) पे पूरी सुप्रीम कोर्ट चलाई, सारा टाइम आम आदमी के जो 56-57 हज़ार केस थे वो नहीं लगे और सुप्रीम कोर्ट इसी काम में लगी रही, उन्होंने नहीं लिए। तो अब कादी फायद ईसा चीफ जस्टिस बन चुके हैं, उन्होंने फैदाबाद धरना केस भी 28 सितंबर को लगा दिया और 3 अक्टूबर को पूरा फुल कोर्ट लग रहा है, तो उसमें भी लोग खड़े होकर बात कर सकते हैं। 28 को भी कर सकते हैं, चीफ जस्टिस मौजूद होंगे और पीटीआई के वकील अगर चाहें मुख्तलिफ केसेस में पेश होते हैं, वो कहीं पे भी बात कर सकते हैं, तो जवाब चीफ जस्टिस की तरफ से आएगा और वो यकीनन वही होगा कि जो मुझे अब तक समझ आई है कि आपको जो बुनियादी जगह हैं, मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या आप गए हैं, क्या आप हर चीज को 184(3) के तहत देखना चाहते हैं? एक तो ये जवाब आएगा। दूसरे, जाहिर अब एक डेट आ चुकी है जहां 90 दिन में इलेक्शन की लिखी हुई है, वहां साफ और शफाफ इलेक्शन भी लिखे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में कि इन दोनों चीजों को इकट्ठा ही देखा जाएगा और अब डेट का वीक आ चुका हुआ है, तो अब इस तरफ जाना चाहिए बनिस्बत इसके। मतलब अगर आप किताबी बातों पे जाते हैं तो ठीक है, फिर सदर साहब डेट दे लेते। उन्होंने डेट के लिए खत लिखने के बाद ला मिनिस्ट्री से क्यों रुजू किया? साहब, सियासी जमातों का आप जिक्र कर रहे थे, तो 2 दफा वो इसी क्यों गए मामले को सर हमने देखा है कि पीटीआई की जानिब से अदालत में चैलेंज करने का फैसला किया गया है और पीपल्स पार्टी ये मुतालबा कर रही है कि 90 दिन में इंतखाबात कराए जाएं। तो अब इस फैसले से सियासी जमातें आपको लगता है कि वो मुतमिन हो जाएंगी, या कैसे उन्हें मुतमिन किया जा सकेगा? नहीं, यहाँ हमारी ना कोई हुकूमत से लोग मुतमईन होते हैं और ना सियासी जमातें किसी चीज से भी मुतमईन हो सकती हैं। बिलावल साहब का आपने बयान देखा था ना, 90 नहीं तो 120 दिन कर दो। उनका था कि मेरा पब्लिक में ये परसेप्शन जाए कि मैं इन फैसलों में नहीं हूँ। हालांकि वो वजीर खारजा थे और किसी काबीना के मीटिंग में इन्होंने किसी मामले पे इख्तलाफ राय नहीं किया, कोई मिनट्स नहीं है इनके पास कि ये बता दें कि हमने ये मुतालबा किया था। इनके वजीर आला ने आके सिंध ने और इनके वफाकी वजीर जो उस वक्त उस सीसीआई के मेंबर थे, सब ने ठप्पा लगाया और इजाफी तौर पे मदऊ किया गया था। तमाम इंतखाबी जो वहाँ उस वक्त हुकूमती ताकत था, सब ने स्टैम्प किया था। अब है मतलब जो वॉइस उठ रही है वो है पीटीआई की। वो तवाना इसलिए नहीं रही जो मैंने आपको पहले बताया अभी कि किन वजूहात की बिना पे। अब देखें क्या निकलता है। सदर साहब भी 2 दफा ऐसा एक्शन कर चुके जिससे उनको पीछे हटना पड़ा, तो उनकी भी वो नहीं रही। उनको तो बड़ा बन के दिखाना चाहिए था। 9 अप्रैल में वो शामिल हो गए जब अदम एतमाद के ऊपर उन्होंने फौरन असेंबली तोड़ दी, एक गलत ऑर्डर को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। वहां से वो पार्टी बनना शुरू हुए, गवर्नरों की अपॉइंटमेंट है, गवर्नर को हटाने का मामला है, कानून बनाने का मामला है, हर चीज में उन्होंने अपनी पार्टी की लाइन को टो किया। तो आज वो फिर मोहम्मद अली दुरानी के जरिए बात करने पर मजबूर हो गए और असद कैसर से वो मिल रहे हैं। असद कैसर हो, शाह महमूद हो, इमरान खान को किसी पे एतमाद करना पड़ेगा जो आजाद हैं, बैठे हुए हैं और उनकी पार्टी के अंदर हैं, कि रास्ता निकालें और इलेक्शन के लिए पार्टी को बचाएं। क्या नवाज शरीफ को अरेस्ट करके सजा करके जेल में नहीं रखा था? तो क्या उनकी पार्टी की लीडरशिप पे प्रेशर नहीं था? उस वक्त भी बहुत सारे लोगों को पार्टी छुड़ाई गई थी, नैब के प्रेस रिलीजें जारी कर करके, और उनको पीटीआई में शामिल किया गया था, मुस्लिम लीग नून से हटाया गया था, लेकिन सियासी अमल से वो बाहर नहीं हुए थे। बिल्कुल, उन्होंने स्टेट पे हमला नहीं किया था, पीपल्स पार्टी ने नहीं किया। ये मसला खान साहब के साथ आ रहा है कि वो अपनी जात के गिर्द से बाहर ही नहीं निकल रहे। उनकी जात पे लोगों का एतमाद है, वोट है, तो उस वोट को बैलेट बॉक्स तक तो लेके जाने देना, लोग वोटरों को पहुंचाएं, उनके कैंडिडेट मौजूद हों। जी। आमिर इलियास राना साहब, शहबाज शरीफ की वापसी से मुतालिक बहुत सारी खबरें सामने आई थी कि वो आए और फिर फौरन से वापस चले गए। बहुत सारी अफवाहों का बाजार गर्म है। आप क्या समझते हैं कि लंदन में क्या खिचड़ी पक रही है
और अब क्या नया प्लान है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैंने तो कल सुबह ये खबर भी दी थी, मेरी शहबाज शरीफ साहब से जाने से पहले बात हुई थी। वो नवाज शरीफ के बुलाने पे गए और कुछ साफियों ने लंदन से खबर दी जो बाज़ाब्ता राब्ते में रहते हैं नवाज शरीफ साहब से, कि यूएई की कोई पर्सनैलिटी 1-2 दिन में आने वाली है, क्योंकि वो मुझे भी ये कह रहे थे कि मैं 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आ जाऊंगा। मैंने उनसे पूछा कि क्या नवाज शरीफ साहब की डेट 12 अक्टूबर तो नहीं कर रहे कि मुशर्रफ के मार्शल्लाह का सिंबल बनाया जाएगा? कहेंगे नहीं, वो 21 अक्टूबर को ही आएंगे और मरियम नवाज भी 4-5 दिन में वापस आ जाएंगी। उनके बारे में भी आया कि उनकी बेटी का दाखिला हुआ है। अपने वालिद से मिलने जाना कोई इशू नहीं है किसी के लिए भी, जिनके पास पैसे हों, मामलात हों और वो आ रहे हों और सियासत भी साथ कर रही हों, वो चीफ ऑर्गेनाइजर हों, गए हैं। हमारे यहाँ चूंकि वो तूफान इस बात पे बनाया गया कि जी जनरल फैयाज हमीद और जनरल बाजवा का नाम लेके नवाज शरीफ ने अपनी नई आने वाली प्लानिंग का रास्ता बताया, तो नवाज शरीफ ने तो कभी इस प्लानिंग से पीछे हटने का रास्ता बताया भी नहीं था। वो तो इसी पे कायम थे। उन्होंने गुजरांवाला में भी इसी पे तकरीर की थी। उसी के प्रेशर में ये सारा कुछ हुआ कि इमरान साहब भी पहुंच गए अपने उस मकाफात अमल की तरफ जिस पे वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज को शिकार कर चुके थे। उनकी ख्वाहिश होती थी कि वीडियो भी बताई जाए कैसे टाइम गुजर रहा है नैब के अंदर, जेल के अंदर। और अल्लाह ताला हर सियासी इंसान को, हर आम इंसान को जिसका कोई कसूर नहीं है, इन मुश्किलात और इब्तलाओं से निकाल के रखे। अब मसला होता है कि लीडरशिप को इम्तिहान में ही सुरखरू होकर दिखाना होता है। तो वो अपनी लीडरशिप के अंदर अपनी पार्टी के लोगों पे, जहां तक मेरा तज्जिया है, वो एतमाद नहीं कर रहे। जब एतमाद नहीं कर रहे तो उनको रास्ता भी नहीं मिल रहा। अब अगर वो असद कैसर साहब मिलते हैं खालिद इनसे, मोहम्मद अली दुरानी साहब से, तो फिर आप कैसे बात करेंगे कि आगे कोई ये वफद जाएगा खान साहब से मिलने के लिए? बेगम साहिबा नहीं जाना होता है, मंगल को वकील मिलते हैं, फिर जुमेरात को फैमिली मिलती है या वकील, दोनों आगे पीछे मिलते हैं जी। तो ये अब मैसेज लाएं और कोई पार्टी की कमेटी बन जाए कि जी कोई मुज़ाकरात इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने के लिए, अपने कैंडिडेट्स के लिए रास्ता बनाने के लिए उन्हें सियासी राह इख्तियार करनी होगी, क्योंकि मज़ाहमत वाली उनके नतीजे से मुफाहमत निकल गई जब उन्होंने स्टेट पे हमला करवा दिया। और अब तो उनके ऊपर अपने खुद अब 120A बगावत की और प्लानिंग की सारी दफात भी लग चुकी हुई हैं। और ये मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द इनका केस फौजी अदालतों की तरफ चला जाएगा, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को अभी तक जमानतें नहीं मिली हैं इतने अरसे से, जिसमें खवातीन भी हैं। बस वक्त कम है सर, जाते जाते एक कमेंट आपका एक सवाल से मुतल्लिक मैं ये लेना चाहूंगा कि ये खबरें भी आ रही हैं कि नून लीग के कुछ लोग भी एक अलग पार्टी बनाना चाहते हैं, ऐसी खबरें भी हैं सर? नहीं, वो ख्वाहिश में किसी की पाबंदी नहीं है कि उनको नून लीग करार दे दिया जाए कि ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम जैसे आ रहा है और मिफ्ता इस्माइल तो नून लीग में एक टेक्नोक्रेट की हैसियत से ही आए थे। 2 दफा उन्हें वजीर बनाया और 18 दिन पहले सागडार की जल्दी ने उनको फारिग करा दिया। हालांकि उनके आईनी मुद्दत 6 माह की जो वजारत थी तो 18 दिन में खत्म हो रही थी। वो हीरो बन रहे हैं, उन्हें बनना चाहिए। हीरो बनती यहाँ पे सारे चलते हैं। उनके भाई पीटीआई के फाइनेंसर रहे हैं, बड़े टिका किस्म के। शायद खाकान अब्बासी का गुस्सा समझ आ रहा है उनकी अब ये थी कि दूसरी दफा भी मुझे ही वजीर आजम बनाया जाता, और कुछ नहीं है। ये मसाइल हैं उनकी पसंद का आर्मी चीफ भी नहीं लगा, तो वो कहते हैं मुझे मेरी पसंद का आर्मी चीफ भी आपने नहीं दिया तो मैं भी लीडर बन के दिखाता हूँ। तो चले, बहुत अच्छी बात है। सियासत करना हर आदमी का हक है, वो सियासी जमातें बनाएं और निकले। मुस्तफा नवाज खोकर चुके अपनी पीपल्स पार्टी के साथ, उन्होंने असूली बुनियादों पे छोड़ी थी। वो अच्छा है, एक यंगस्टर हैं, निकल रहे हैं, उनकी बातों में दम है। देखते हैं कि ये सारे मिलके कोई फैसला भी करते हैं या अपनी अपनी जगहों पे इलेक्शन लड़ने के लिए फिर पिधार जाएंगे, सुधार जाएंगे वहीं पे जहाँ से आए थे। बहुत शुक्रिया आपका आमिर इलियास राना साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और पॉलिटिकल सूरत हाल है उसके ऊपर अपना तज्जिया पेश किया। बिल्कुल जी नाज़रीन, अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग सुनो पाकिस्तान और अब प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे टैलेंट की। तो पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, आपको दुनिया के हर मैदान में पाकिस्तानी नजर आएंगे और हम रोज़ाना की बुनियाद पर इन पाकिस्तानी नौजवानों की कोई ना कोई सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं और आपकी मुलाकात ऐसे नौजवानों से कराते हैं जिन्होंने दुनिया में कोई गैर मामूली कारनामा सर अंजाम दिया होता है। आज जनूबी पंजाब के शहर भावलपुर के टैलेंटेड नौजवान बिलाल इलियास हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने 1 या 2 नहीं बल्कि 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उन्होंने अपना नाम दर्ज करवाया है। और साथ ही साथ उन्होंने ना सिर्फ अपना बल्कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया है। बिलाल इलियास ने पहला रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नौजवान का तोड़ा है। 1 मिनट में 16 के मुकाबले में 23 जानवरों और परिंदों की आवाज़ें सुनकर उन्हें पहचाना है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है।
दूसरा रिकॉर्ड उन्होंने ये बनाया है जी कि इंग्लैंड के नौजवान का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1 मिनट में 22 के मुकाबले में 29 गानों को पहचान कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। बिलाल इलियास का तीसरा रिकॉर्ड टीम वर्क का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर पौधों की मदद से दुनिया का सबसे बड़ा नाम लिखा है। तो इन तीनों वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के पीछे क्या स्टोरी है और बिलाल मजीद कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बिलाल, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक। बिलाल, हम ये जानना चाहेंगे कि आपने कहाँ से तालीम हासिल की और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने का ख्याल कैसे आया और कैसे सोचा कि ऐसा कुछ डिफरेंट करना चाहिए, और फिर आपके रिकॉर्ड्स के बारे में भी हम तफसील से बात करेंगे। जी, तो मैं बताना चाहूँगा, बाकी सब बच्चों की तरह मेरा भी बचपन का एक ख्वाब था, और मेरा ख्वाब ये था कि मैंने एक दिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लेके आना है। बस ये ख्वाब बचपन से ही था। मैं गिनीज बुक्स बहुत सारी, हर साल का जो एडिशन आता था उनका, वो खरीदता था, उसमें पढ़ता था। उन्हें बड़ा शौक था कि एक दिन मेरा भी इसमें नाम आएगा। तो बचपन तक तो ये सिर्फ शौक ही था। लेकिन जब मैंने 12वीं जमात पास कर ली सादिक पब्लिक स्कूल से, तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब सिर्फ सोचना नहीं है, सिर्फ ख्वाब नहीं रखना, बल्कि अपना नाम अब असल में लेके आना है। तो मैं एमडी कैट की तैयारी के साथ साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो वेबसाइट है वहाँ पे रिसर्च करता था, उनकी डेटाबेस में कि कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा जाए, कौन सा मेरे काबिल है, मैं तोड़ सकता हूँ। तो मुझे ये रिकॉर्ड एनिमल्स वाला इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मेरा बचपन से लगा हुआ है एनिमल्स के साथ। हमारे पास पालतू जानवर थे काफी सारे। तो बिलाल, वैसे हम इन डिटेल आपसे तो इसमें ये बात करेंगे कि कौन कौन से रिकॉर्ड तोड़ते वक्त कौन कौन सी तैयारी आपने की। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो लेटेस्ट रिकॉर्ड आपने बनाया है और वो आपने पौधों की मदद से एक टीम वर्क के साथ एक दुनिया का सबसे बड़ा नाम लिखा है, तो वो क्या नाम आपने लिखा और किस तरह से ये सारा काम हुआ, बताइएगा जरा। जी, तो ये हमने पूरी टीम ने मिलके लिखा था, और ये हमें पौधे प्रोवाइड किए थे एक स्पॉन्सर ने, और उनका नाम है तकमील स्क्वायर। तो हमने वो जो लफ्ज लिखा है वो भी हमने तकमील लिखा था 1111 पौधों के साथ। और ये उन्हीं की जो एरिया है वही लिखा गया था। ठीक है। और पूरी टीम ने मिलके एक एक पौधा, बल्कि एक एक नहीं, पर पर्सन ने कोई 10 to 20 पौधे एनग्रेव किए थे, सिर्फ रखे नहीं थे बल्कि अंदर लगाए थे, और फिर उनके साथ वर्ड लिखा था तकमील। दैट इज ट्रीमेंडस, वेरी इम्प्रेसिव। अच्छा, हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने का एक ख्याल है, टॉपिक की सिलेक्शन होती है, किस तरह से पता चलता है? आपके जहन में कैसे आता है कि हमने परिंदों और जानवरों की आवाज़ें पहचान कर रिकॉर्ड बनाया? आपने बताया कि आप पढ़ते भी रहते थे और आप बहुत ज़्यादा रिसर्च करते थे वेबसाइट पर जाकर भी, लेकिन फिर भी कैसे पता चलता है कि मेरे इंटरेस्ट को ये चीज़ केटर करती है, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी होती है, इतने टॉपिक्स होते हैं? जी, तो मैंने बताया कि ये इंटरेस्ट की बात है। अगर आपका किसी तरफ इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल आप जिम्नास्टिक में हैं, तो आप वो जिम्नास्टिक्स वाले रिकॉर्ड्स तोड़ने की तरफ ख्याल रखते हैं। जिस तरह से मेरी इंस्पिरेशन जो है राशिद नसीम साहब हैं, जिन्होंने अब तक 90 रिकॉर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह से बना चुके हैं। तो वो ये जिम्नास्टिक्स में तोड़ते हैं रिकॉर्ड। इसी तरह से मेरा इंटरेस्ट था एनिमल्स के अंदर, पालतू जानवरों के अंदर। तो इस तरह से मैंने ये रिकॉर्ड सर्च किए। तो जब मुझे ये नजर आया कि एनिमल्स की साउंड्स को सुन के और आइडेंटिफाई करने का भी रिकॉर्ड है, तो मैंने अप्लाई कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने कोई 1.5 साल प्रैक्टिस की थी, मेहनत की थी। एनिमल्स की रोजाना साउंड सुनता था। इवन मैंने गाने सुनना बंद कर दिए थे, मैं एनिमल्स की साउंड से सुनता था। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपने कितने जानवरों और परिंदों की आवाजों को पहचाना और कितनी आवाजें आप दिन में सुनते थे? तो मैंने 1 मिनट के अंदर 23 वैसे आइडेंटिफाई की थी, लेकिन टोटल मुझे 150 एनिमल्स की साउंड्स आती हैं। मतलब मैं सुन के आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि कौन सा एनिमल है। और मैं दिन में, आप ये देख लें कि अगर दिन में, जैसे अब हम नॉर्मल पर्सन गाने सुनता है, मौसीकी सुनता है, तो मैं उसकी जगह एनिमल्स की साउंड सुनता था, वो भी तकरीबन कोई 3-4 घंटे। अच्छा बिलाल, वैसे एक थोड़ा सा फनी क्वेश्चन है, मैं अगर एक साउंड निकालूं तो आप बताएंगे कौन सा परिंदा है? नहीं, मुझे कैसे समझ आएगा? आप कैसे निकालेंगे? वो इसमें एक्सपर्ट है, वो निकालेंगे और आपने गेस करनी है। चलिए, लेट्स जस्ट मेक अ वाइल्ड गेस। जी अजीम। ये आपने कबूतर निकाली है। ये मुझे भी नहीं पता। वैसे मैं ये गैस करने की कोशिश कर रहा था कि इसकी तैयारी किस तरह से की जाती है। मतलब लाइक
अगर आपने 150 के करीब या इससे ज्यादा परिंदों की आवाज जो है या जानवरों की भी आवाजें सुनने का माहिर बनना है, तो क्या आप हर वक्त वो सुनते ही रहते थे? किस तरह से प्रैक्टिस करते थे? म्यूजिक के भी सुनना उन्होंने छोड़ दिया था। जी जी, तो बस आप ये देख लें कि इंटरनेट का ज़माना है, तो हर चीज़ जो है ना इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो मैं सारा दिन आधा दिन लगाता था एक परिंदे की आवाज़ रिसर्च करने में कि उसकी एक परिंदे की कितनी डिफरेंट आवाज़ें होती हैं, और फिर उन सबको डाउनलोड करके और अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र करके उसके बाद फिर मैं बाकी का सारा दिन उसे सुनने में गुजार देता था कि ये परिंदे की ठीक ये है। वाली आवाज़ है, इस परिंदे की ये वाली आवाज़ है, और फिर मतलब एक परिंदे की हाँ कोई जी। 10 आवाज़ें होती थी, वो मैं सारी वैसे बिलाल याद आपने एक कर और लेता रिकॉर्ड था। तोड़ा है, और ना वो मुझे लगता है वो रिकॉर्ड मैं भी तोड़ सकता हूँ वैसे। कौन सा? गानों वाला जो है। गानों वाला, चलिए आपका भी हम इम्तिहान ले सकते हैं नहीं, वैसे अभी इम्तिहान अभी नहीं हम लेना। वो लेना चाहेंगे। पहले मैं बिलाल से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने बिलाल गानों का भी एक रिकॉर्ड बनाया हाँ है, जी। उसकी भी डिटेल्स बताएं जरा, वो क्या स्टोरी है? और किस किस्म के गाने सुनते थे आप? क्या कोई वैरायटी होती थी? क्या पाकिस्तानी गाने भी शामिल थे? नहीं, ये एक्चुअली रिकॉर्ड है सिर्फ जस्टिन बीबर के सॉन्ग्स का ना। ओह। जस्टिन बीबर जो कि कनाडा के सबसे बड़े सिंगर जी हैं, जी जी तो बिल्कुल। तो ये रिकॉर्ड है। अच्छा, तो जस्टिन जी, बीबर के तो- सारे गाने आपने सुन लिए? जी, मैं बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह से जस्टिन बीबर के सुनते आ रहे हैं, तो यही यार था कि आपने ना क्या जस्टिन नाम बीबर के है, सारे गाने सुने हैं कुछ बिलाल, सुनाई पहले तो इस बात पे आपको दाद देनी चाहिए। कोई एक गाना जस्टिन तो- बीबर का या उसकी धुन हमें सुना दे, एनीथिंग। असल में मुझे गाने का बिल्कुल शौक नहीं है, मुझे गाना Okay. नहीं आता, बस मुझे सुन के आइडेंटिफाई करने आता है। ठीक लाइक उनके कोई भी आप लिरिक रीड करेंगे तो मैं बता सकता हूँ कि ये कौन सा गाना है, इस तरह से ना। तो मुझे गाना बिल्कुल भी नहीं आता, मेरी आवाज कोई इतनी सुरीली नहीं है। चलें, नो वरीज, आप उस रिकॉर्ड की डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें, हमें बताएं कि वो गाने की ट्यून प्ले करते थे ना, आपने उसके लिरिक्स गेस करने होते थे? जी, तो ये रिकॉर्ड था कि ना जस्टिन बीबर का कोई भी गाना है, उसके कोई 150 सॉन्ग्स हैं, तो उनमें से आप किसी का भी लिरिक कोई भी प्ले करेंगे और मैं बता सकता हूँ कि इस सॉन्ग का ये टाइटल है। तो ये रिकॉर्ड था। उसका टाइटल बताना अच्छा था। बिलाल, वैसे ये अच्छी बात है कि आप कोई भी इंसान जिसका लगाव है किसी फील्ड को लेकर और वो चाहता है कि वो उसमें इतनी एक्सपर्टीज हासिल कर सकता है कि वो एक नया रिकॉर्ड बना ले उस फील्ड में। ये बताइएगा इसका अल्टीमेट एडवांटेज क्या है? एक तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है कि आपने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, इसके अलावा और क्या फवायद हासिल होते हैं? इसके अलावा मुझसे काफी सारे दोस्त पूछते हैं कि क्या नाम है, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले आपको पैसे भी देते हैं? तो मैं सबको बताना चाहूंगा पूरे पाकिस्तान को कि गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले पैसे नहीं देते, बल्कि हम खुद लगाते हैं एप्लीकेशन फीस और ये सारा कुछ, फेम्स वगैरह। तो इसका ये बस बेनिफिट है कि एक तो आप एक ये पर्सनल अचीवमेंट है कि ना आपका गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ गया, जो कि मेरे ख्याल से इससे ज्यादा कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक ये आप कह सकते हैं फेम और वो रिस्पेक्ट, और जो क्या नाम है आपको टीचर्स से, दोस्तों से मिलती है, वो मेरे ख्याल से उसके अलावा कुछ चाहिए नहीं है इंसान को। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बिलाल। अच्छा, हमें ये बताएं कि आप जब कुछ अचीव कर लेते हैं जिंदगी में, तो फिर उसके बाद और आपके गोल्स होते हैं, मोटिव्स होते हैं ना, आप उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं। एक तो ये बताइए कि अपने नए रिकॉर्ड्स क्या आप सोचते हैं कि अब ये बनाने चाहिए आपको, और क्या आप ये भी कहीं ना कहीं सोचते हैं कि आपको लोगों को गाइडलाइंस देनी चाहिए, लोगों को ट्रेन करना चाहिए कि किस तरह से वो अपने रिकॉर्ड्स बना सकते हैं, अपने एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट को देखते हुए, उसको केटर करते हुए? बिकॉज आपने इतनी रिसर्च कर ली और आपने गिनीज रिकॉर्ड्स के बारे में इतना कुछ पढ़ लिया हुआ है, सो डू यू प्लान टू गाइड पीपल एंड गिव देम अ ट्रेनिंग अबाउट इट? जी, मेरे फ्यूचर प्लान्स यही हैं कि जिस तरह से हमने ये जो तीसरा रिकॉर्ड बनाया था टीम वर्क के साथ, जी, तो मेरा आगे फ्यूचर प्लान यही है कि एक टीम अपनी, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, एक टीम बनानी है, जिसका मेन पर्पस ये होगा, एक तो पाकिस्तान की मतलब खिदमत करना, कुछ इस तरह के रिकॉर्ड बनाना जिसमें पाकिस्तान की भी खिदमत हो और साथ साथ पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन भी हो। जिस तरह से हमने पौधों के साथ सबसे बड़ा लफ्ज लिखा, तो जब ये पौधे बड़े होंगे तो ये क्लाइमेट के लिए फायदेमंद है ना, क्लाइमेट टेम्परेचर कम होगा वहाँ का, और इस तरह से देखें पाकिस्तान की भी खिदमत हो गई और इस पाकिस्तान के नाम भी पूरी दुनिया में रोशन हो गया। तो मेरा फ्यूचर प्लान भी यही है कि जो नौजवान जो इस तरह से इंटरेस्टेड हैं, तो उनके साथ टीम बना के और इस तरह के रिकॉर्ड्स कायम करना आलमी सतह पर। और जिस तरह से आपने कहा कि आगे आपके फ्यूचर प्लान इस तरह के रिकॉर्ड्स तोड़ने के, और बाकी नौजवान कैसे तोड़ सकते हैं,
तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आपका जिस तरह भी इंटरेस्ट हो ना, लाइक अगर आपका जैसे मेरे एनिमल्स में था, आपका किसी और तरफ है, आपका कराटे में है, आपका बॉक्सिंग में है, तो इस तरह के बेशुमार रिकॉर्ड्स वहाँ पे मौजूद हैं और आपके इंटरेस्ट के और भी मौजूद होंगे। तो आप लाजमी उनकी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे उनकी डेटाबेस में रिसर्च करें और अगर आपको कोई रिकॉर्ड लगता है कि ये मेरे इंटरेस्ट का है और मैं इसे तोड़ भी सकता हूँ, तो उस पर अप्लाई करें। आपके थोड़े से डॉलर्स फीस होती है उनकी और उसके बाद आपके अप्रूवल आ जाता है और आप अटेम्प्ट करते हैं। जी बिल्कुल बिलाल, थैंक यू सो मच, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और यकीनन आप इंस्पिरेशन है कई नौजवानों के लिए भी जो इस वक्त देख रहे हैं। और हम तो अपने सुनो पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म में और स्पेशली इस तरह के सेगमेंट्स के अंदर टैलेंट ऑफ पाकिस्तान को बाखूबी दुनिया के सामने लेकर आते हैं और हम तमाम अपने नाजरीन को ये बताते हैं कि कितनी जरखेज ये मिट्टी है और कितना टैलेंट की कोई कमी नहीं है हमारे मुल्क कोई में। कमी नहीं है। बिल्कुल जी बिलाल इलियास, आपका बहुत शुक्रिया। जिस तरह से अजीम ने भी कहा, यूर इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल वाचिंग, और इतने ज़बरदस्त आपने रिकॉर्ड्स बनाए, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वी विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप फ्यूचर में मजीद इस तरह के जो हैं वो रिकॉर्ड्स बनाएं, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बस इसको कंक्लूड इस तरह से करना चाहेंगे कि पाकिस्तानी किसी से भी कम नहीं है, बेशुमार टैलेंट है और कूट कर भरा हुआ है और हमारी टीम वो खोद कर निकालते हैं। हम तो रोजाना की बुनियाद पर ही कोई ना कोई टैलेंटेड नौजवान अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया को आप देख लें और इसके अलावा आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बिलाल ने जो कारनामा सर अंजाम दिया है और फिर इस तरह से वो कई नौजवान जो देख लें, हम बिल्कुल देख लें फिर स्पोर्ट्स ब्रेक, पहले हम ब्रेक ना देख ले ब्रेक लेते हैं जी, आप कहीं मजा आएगा। हमको क्या वो क्या है, हम लाजिम है, हम भी देखेंगे ब्रेक, हम भी देखेंगे तो आप कहीं मजा आइएगा। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक और अब हम बात करेंगे बरतानिया में हिजाब पहनने वाली मुस्लिम खवातीन की सताइश के लिए बर्मिंघम में अगले माह नस्ब किए जाने वाले मुजस्मे की जो है ना वो एक बहुत ही खूबसूरत डिजाइन तैयार किया गया है। ल्यूक पेरी जो है वो डिजाइन कर रहे हैं जी, ल्यूक पेरी ने इसको डिजाइन किया है और स्टील का ये मुजस्मा जो है 5 मीटर लंबा और 1 टन के करीब वजनी है। कहा जा रहा है कि दुनिया में अपनी नौयत का पहला मुजस्मा है। इस फन पारे को हिजाब की ताकत का नाम दिया गया है, जिसमें एक मुस्लिम खातून को हिजाब में दिखाया गया है और मुजस्मे के नीचे ये अल्फाज लिखे गए हैं, ये औरत का हक है कि वो अपने पहनने के लिए कुछ भी मुंतखब करे, उसे मोहब्बत और इकराम दिया जाए। बहुत ही खूबसूरत बात। और ये जो मुजस्मा साज हैं, इनका ये कहना है, ल्यूक पेरी का ये कहना है कि हिजाब की ताकत ऐसा फन पारा है जो इस्लामी अकीदे से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन की निशानदेही करता है जो हिजाब लेती हैं, और ये हमारी कम्युनिटी का वो तबका है जिसकी नुमाइंदगी बहुत कम है लेकिन बहुत अहमियत रखता है ये तबका। ये बड़ा ही मुस्बत इक़दाम है ना वेस्ट में स्पेशली, क्योंकि जहाँ पर हम देखते हैं आए रोज़ इस्लामोफोबिया से रिलेटेड खबरें गर्दिश करती रहती हैं और फ्रांस में कई बार ऐसी खबरें सामने आई हैं कि जहाँ पर औरतों को हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद की गई। ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर अगर बरतानिया में बर्मिंघम में ये स्टैचू लगाया जा रहा है, ये पुतला लगाया जा रहा है, ये मुजस्समा लगाया जा रहा है कि जिसमें औरत की, इस्लामी माशरे की औरत की क्या आज़मत है और उसका बनाव सिंगार किस तरीके से होता है उसको उजागर किया जा रहा है, हिजाब की जो इम्पोर्टेंस है उसको उजागर किया जा रहा है। तो इट्स वेरी ग्रेट इनिशिएटिव फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट, आई वुड से कि बड़ी अच्छी बात है जी। और जो ये पैदा होगी, जो यकसूयत, इससे यकसूई एक पैदा होगी मुआशरे में कि वो खवातीन के जो हिजाब लेती हैं उनको, उनकी भी एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन है सोसाइटी में। होगी। बहुत अच्छा इकदाम है, बहुत पॉजिटिव स्टेप है जब आप हर इंसान की रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, जब हम ये कॉन्सेप्ट को ख़त्म करते हैं, रेसिज्म और रेसिस्ट कॉन्सेप्ट को ख़त्म करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि जी सब बराबर हैं, फिर कोई हिजाब लेता है या कोई भी, किसी का भी कोई ड्रेस कोड है, किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ है, तो जब हम उसकी भी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसको भी अपने मुल्क का हिस्सा समझते हैं, उसको भी अपने मुल्क का एक अहम फर्द समझते हैं, तो ये हमारा इंटरनेशनली बहुत पॉजिटिव इमेज जाता है। और ना ज़्यादातर मुआशरे में खवातीन को चूंकि दबाया जाता है, तो इस हवाले से जो इसका टाइटल उन्होंने डिसाइड किया है कि खवातीन जो पहनना चाहती हैं, जिस तरह का लिबास पहनना चाहती हैं, उन्हें वो पहनने का हक हासिल है और हिजाब हक दिया जाना चाहिए, देना चाहिए। और हिजाब की ताकत इसका बिल्कुल टाइटल है, विच इज़ वेरी पावरफुल एंड इम्पैक्टफुल। अगेन अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। खाने के शौकीन अफराद जो है ना, उनके लिए अब आप ही बताएं, ये आप ही प्लीज बताएं। दिलचस्प खबर ये है कि सिंगापुर में केकड़े की डिश का 2 लाख रुपए बिल देखकर रेस्टोरेंट इंतजामिया से नाराज खातून ने
पुलिस बुलवा ली है। ओए होए। और मुझे एक गाना याद आया, आंटी पुलिस पुलिस बुला बुला लेगी वाला। हुआ यूं के तेरा कर लेगा हैंडल। आगे बीप लगा दे प्लीज, हम नहीं गा सकते। हुआ यूं के दोस्तों के साथ सिंगापुर की सैर को गई हुई एक जापानी खातून सयाह ने एक रेस्टोरेंट में केकड़े से बनी डिश का ऑर्डर किया, तो खाने के बाद $680 का बिल देखकर खातून के होश उड़ गए। ये रकम पाकिस्तानी करेंसी में 2 लाख रुपए बनती है। केकड़े की आम सी डिश का इतना ज्यादा बिल देखकर गुस्से में भरी खातून ने पुलिस बुला ली। और खातून का ये कहना था कि रेस्टोरेंट के अमले ने डिश की कीमत के बारे में दुरुस्त तौर पर आगाह नहीं किया, और ज्यादातर ऐसे ही होता है। और वेटर की तजवीज पर ऐसे ही होता है, वेटर की तजवीज पर रेस्टोरेंट की मशहूर ये डिश उन्होंने मंगवाई, और वेटर ने उन्हें केकड़े की जो एक डिश है वो 1 ग्राम के तौर पर जो उसकी कीमत है वो $20 बनती थी वो बताया, जबकि जो ओवरऑल उसकी जो ग्रामेज बनती है जो उस केकड़े की वो तकरीबन 3500 ग्राम थी। तो उस हिसाब से जब बिल आया तो खातून गुस्से में लाल पीली हो गई, और फिर उसके बाद उन्होंने पुलिस को कॉल की, और फिर पुलिस ने आकर बीच बचाव कराया, और फिर $78 जो है वो सिर्फ कम किए रेस्टोरेंट इंतजामिया ने खैर सगाली के तौर पर। बहुत बुरी चीज है ये, एंड आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग हियर बिकॉज़ आई एम फूडी एंड आई विजिट अ लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स, एंड मैं फूड रिव्यूज भी बहुत ज्यादा करती हूँ फॉर माई ओन सेक। लेकिन मसला पता है कहाँ पर आता है, जब वेटर आपके पास ऑर्डर लेने आते हैं ना, उनके माइंड में चल रहा था हमने सबसे महंगी डिश बतानी है, और महंगी डिश ही बताते हैं उनसे, आप पूछ लेना कि सबसे अच्छा क्या है आपका। एग्जैक्टली, वो सबसे महंगी डिश पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, सर दिस इज हॉट सेलिंग, और 50 दफा मुंह टेढ़ा करके वो बता देंगे जो कि आपको समझ भी नहीं आएगी। और अक्सर ऐसे होता है कि आप ऐसे गेस्ट के साथ गए होते हैं कि आप बार बार पूछ भी नहीं सकते, थोड़ा एम्बैरेसिंग भी हो जाता है। ठीक है, अब हुआ क्या, मेरे साथ भी एक दफा ये एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैं अभी आपको ब्रेक में बता रही थी कि मेरी फ्रेंड्स आई हुई थी USA, और उन्होंने कहा जी हमने फाइन डाइनिंग के लिए जाना है लाहौर के एक बहुत ही हम अच्छे रेस्टोरेंट में गए, बड़े रेस्टोरेंट में गए। अगैन वही हुआ, और वेटर आया, उसने हमारा ऑर्डर लिया, और वही ग्राम्स वाला चक्कर था। वो टॉमहॉक स्टेक थी, इट वाज ह्यूज, हमें लगा वो सबके छोटे छोटे पोर्शन में लाएगा, वो एक बड़ा सा स्टेक लेकर आ गया, और उसका बड़ा सारा बिल एंड में जब उसने हमें थमाया तो फिर बस खाना अच्छा नहीं लग रहा था। हम फिर ये सोच रहे थे कि ये धोखा है। जहाँ पर हम रेस्टोरेंट्स इंतजामिया को मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं इन हरकत का, जरा हमें भी थोड़ा सोच विचार करना चाहिए कि अगर हम लोग पहले ये सोच ले कि हम खाना क्या चाहते हैं, फिर जब हम ये सोच ले कि किस तरह के एनवायरनमेंट में खाना चाहते हैं, तो फिर जहन में तो रखे ना, आप जहन में रखे। लेकिन अजीम देखिए ना, आप सी फूड खाने जा रहे हैं, नहीं, आप अजीब अजीब किस्म के खाने खाने जा रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि क्रैब्स वगैरह बहुत सारे लोगों को पसंद भी बहुत होते हैं। लॉबस्टर अगेन इज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत सारे लोगों का टेस्ट होता है। पाकिस्तान में भी अब तो दस्तयाब है, और कराची में स्पेसिफिकली, लाहौर के भी कुछ रेस्टोरेंट्स में वी गेट टू ईट लॉबस्टर। हम हिना का पर्सनल नंबर भी शेयर करेंगे, वो अफराद खवातीनो हजरात जो ऐसे अजीब अजीब खाना खाने के शौकीन हैं, वो व्हाट्सएप करें और मुफ्त में नहीं, अपना बिल खुद दें प्लीज, क्योंकि मेरे साथ भी ये धोखा हो चुका है। तो जब भी आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, मतलब हम भी उस चीज से बाहर हमें निकलना चाहिए कि एम्बैरेसिंग लगता है, बहुत सारे गेस्ट बैठे हैं। अक्सर फैमिली डिनर्स पे इस तरह होता है कि जी आप ऑर्डर देते जाते हैं, टेबल भरते जाते हैं, लेकिन जब बिल आता है तो वो बहुत ज्यादा होता है और खाना जाया भी होता है। नंबर 1, खाने को जाया होने से बचाएं। नंबर 2, व्हेन यू ऑर्डर समथिंग एंड आपको श्योरिटी नहीं है, आपने नहीं खाया, आपको पता ही नहीं है आप क्या खाने जा रहे हैं, प्लीज डू नॉट ट्राई इट सिर्फ इसलिए कि जी चलो एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। हाँ, अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो ट्राई करें। केकड़े की चाल से एक ब्रेक ले लें जरा। केकड़े की तो हल्की कैसे चलता है केकड़ा, यूं लाइक नहीं, केकड़ा आई थिंक वापस आएंगे ब्रेक। आई हैव अ फीलिंग केकड़ा आप कहीं अभी लेते एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। और अब आपको बताते हैं कि हमारी साथी एंकर उकाशा गुल मलका हांस में मौजूद हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। वतन के एक तारीखी कस्बे मलका हांस के दाखिली दरवाजे पर मौजूद हूँ, और वो दरवाजा आप देख सकते हैं, और इसको बड़ा ही खूबसूरत नाम दिया गया है बाबे वारस शाह रहमतुल्लाह अलैह। ये जो कस्बा है ये हमारे तारीखी अजीम सूफी शायर, पीर के मुअज्जद और पंजाबी जुबान के शेक्सपियर वारस शाह रहमतुल्लाह अलैह का मस्कन रहा। ये पाकपतन से शुमाल की जानिब तकरीबन 10 मील की मुसाफत पर साहिवाल रोड पर वाक़े है, और इसकी बुनियाद रखी थी 1295 में हांस कबीले ने। इसकी तारीखी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि वारस शाह रहमतुल्लाह अलैह के कयाम के बाद इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग गए। उन्होंने जब यहाँ पर कयाम किया तो यहाँ के एक महल्ले टिब्बा की मस्जिद को अपना मस्कन बनाया। इस कस्बे में बड़ी बड़ी तारीखी इमारतें मौजूद हैं, तो आइए मिलकर हम एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पर तारीख के कौन कौन से राज पन्हा हैं।
नाज़रीन, मैं इस वक्त पाक पतन के कस्बे मलका हांस की तारीखी जामिया मस्जिद वारिस शाह के अहाते में मौजूद हूँ। मुर्रखीन के मुताबिक इस मस्जिद को पहली बार 740 हिजरी में तामीर किया गया था। बाद अज़ां 769 हिजरी यानी 1328 ईस्वी में फ़िरोज़ शाह तुगलक ने इसको फिर से तामीर किया और मुर्रखीन के मुताबिक इस मस्जिद को तो औरंगज़ेब आलमगीर के दौर की यादगार भी करार दिया गया। माजी में इस मस्जिद का नाम शाही मस्जिद हुआ करता था, मगर वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह के क़याम के बाद इस मस्जिद को उन्हीं के नाम से मंसूब कर दिया गया। इस मस्जिद को सतह ज़मीन से तकरीबन 5 फुट नीचे तामीर किया गया और इसको बड़े खूबसूरत और सादा अंदाज में तामीर किया गया। आप पहले मस्जिद के अंदरूनी मनासिर देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी वो तारीखी मकाम जिसका ताल्लुक वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह से बड़ा गहरा है। नाज़रीन, आपने अभी जामिया मस्जिद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह का नज़ारा किया और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो तारीखी मकाम जो कभी हमारे अजीम सूफ़ी शायर का मस्कन हुआ करता था। ये हुजरा शरीफ जहाँ पर वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी कल्बी कैफियत को एक लाजवाल हीर रांझे के किस्से में पिरोया था। दरअसल आपके हीर लिखने का मकसद इंसान को अपनी असल हकीकत से आशना करवाना था और इसी हीर ने बंदे को अपने रब तक पहुंचने की राह दिखाई। इस जगह पर आने से पहले मैं हैरान थी और तजस्सुस में थी कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या है कि यहाँ पर बैठ के इतना बड़ा काम किया गया। लेकिन आप यकीन करें कि इस चंद फिट की 4 दीवारी में आज भी वो सुकून, वो ठंडक, वो कशिश और रूहानियत में बाखूबी महसूस कर सकती हूँ जो कभी वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ बैठ कर की होगी। ये सुकून ही चाहिए था इस काम को सरअंजाम देने के लिए। वैसे तो वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह चंडियाला शेर खान में मदफून हैं, लेकिन उनकी असल पहचान तो मलका हांस और ये हुजरा शरीफ है। और अगर देखा जाए तो उनकी हीर ने ना सिर्फ उनको अमर किया बल्कि पंजाबी ज़ुबान को भी एक दुल्हन की तरह सजा दिया। कैसे कैसे लोग गुजर गए और इस किस्से को अगर देखें तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इंसान अपने आप को, अपनी पूरी रूह को, अपने जिस्म को, अपने ख़यालात को अपने मालिक के लिए वक्फ कर दे तो उसका नाम भी रहती दुनिया तक रहता है। और यहाँ पर मुझे वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह का लिखा एक शेर याद आया। वारिस शाह ओ सदाई जिउंदे ने जिन्हां कीतियां नेक कमाइयां ने। नाज़रीन, मलका हांस का जिक्र करते ही ख्याल आता है वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह और उनकी लिखी हुई हीर का। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि इस इलाके में एक और भी ऐसी तारीखी इमारत मौजूद है जो अपनी कदामत, अपनी खूबसूरती और तारीखी अहमियत के लिहाज से एक मारूफ इमारत समझी जाती है। और इस वक्त मैं उस इमारत के बिल्कुल एंट्रेंस पे खड़ी हूँ। अगर आप इस इमारत को देखें तो इसके खदोखाल बताते हैं कि वाकई ये एक तारीखी इमारत है। कहा जाता है कि ये तकरीबन 400 से 500 साल पुरानी इमारत है और इसको कहा जाता है परनामी मंदिर। अब आइए मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ, इसके अंदरूनी हालात देखते हैं। व्यूअर्स, मैं इस वक्त सदियों पुराने परनामी मंदिर के अहाते में मौजूद हूँ और तारीख बताती है कि जिस ज़माने में वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह हुजरे में मकीम होकर हीर लिख रहे थे, तब ये जो मंदिर था अपनी शोहरत की बुलंदियों पर था
और जैसा कि ये 400 से 500 साल पुराना है, तो उस दौर में ये बोर्डिंग स्कूल हुआ करता था जहाँ पर हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों को संस्कृत की तालीम दी जाती थी। लेकिन फिर तकसीम के वक्त जब हिंदू यहाँ से हिजरत कर गए तो ये स्कूल बंद हो गया और तालीम व तरबियत का सिलसिला भी बंद हो गया साथ ही। और अगर अब हम इसको देखें, मैंने आपको बताया कि इसकी बड़ी अहमियत थी। अगर इसकी तारीख़ी अहमियत पर बात करें तो इसकी बनावट को आप देखें, इसकी नक्शो निगारी, इसमें जो मूर्तियों का इस्तेमाल किया गया है और ये जो कार्विंग है, जब मैं दूर से आई मैंने देखा तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी लकड़ी की कार्विंग, और मैं हैरान थी कि आखिर लकड़ी अब तक इतनी ख़ास फॉर्म में और इतनी पायदार फॉर्म में कैसे मौजूद है। लेकिन जब मैंने इसको छुआ तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये सारी कार्विंग पत्थर पे की गई है और अब तक की मेरी ये पहली मैं कह सकती हूँ दरियाफ्त है कि पत्थर पे इतनी खूबसूरत कार्विंग की गई है। तो मैं वाकई हैरान हूँ कि जब ये अपनी असल हालत में मौजूद हुआ तो कितना खूबसूरत दिखता होगा। लेकिन अब जहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोगों ने रिहाइश इख्तियार कर रखी है और मेरा दिल था कि मैं आपको ऊपर जाके भी इसके सारे मनाजिर दिखाती खुद, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये काफ़ी खस्ता हालत में मौजूद है एंड इट इज़ अबाउट टू, मतलब ये मुनहदिम होने वाला है। अगर हमने कोई ऐसा रिस्क ले लिया तो हम गिर भी सकते हैं, खुदा ना खास्ता। तो एक चीज़ का दुख हुआ कि ये हमारा कौमी विरसा आप समझ लें, और मेरा मानना है कि अगर इसको अच्छे तरीके से हमने संभाला होता, महफूज किया होता, तो आज भी ये देखने लायक होता। हालांकि इस वक्त भी ये किसी खूबसूरत चीज़ से कम नहीं है। तो मेरी जो इससे मुतल्लिका इदारे हैं उनसे दरख्वास्त है कि हमारे जितने भी कौमी विरसे हैं उनको खूबसूरती से बहाल किया जाए, उनको महफूज किया जाए हमेशा की तरह, ताकि वो हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल हों कि हमारा पाकिस्तान तारीख़ी लिहाज से कितना ज़रखेज़ है। तो जी बड़ी ही तफसीली रिपोर्ट हमारी टीम ने तैयार की और उकाशा गुल ने हमेशा की तरह से इस सेगमेंट में आज पाकपतन का जो तारीख़ी कस्बा है ये मलका हांस, इसको बड़ी ही डिटेलिंग में अपने नाजरीन के सामने पेश किया है। और ये आर्किटेक्चर और जो हमारी पुरानी रिवायात हैं, जो पुरानी सकाफ़त हैं, उनका मुँह बोलता सबूत हैं, किस तरह से इनको बेहतरीन तरीके से उजागर किया गया है। मुझे ये सेगमेंट पर्सनली बड़ा पसंद है ना, हमेशा से मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब हम इस सेगमेंट की बात करते हैं तो हम अपनी हिस्ट्री की भी इसमें बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं। और उकाशा बहुत ही खूबसूरत अंदाज में एक एक चीज़ जब एलैबोरेट करके एक्सप्लेन करती हैं, बहुत खुशी होती है। भाई हमारी हिस्ट्री बहुत रिच है, हमारा कल्चर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इसको जिस तरीके से इन खूबसूरत तारीखी मकामात को प्रिजर्व किया गया, रेस्टोर किया गया, दैट इज़ अगेन कमेंडेबल। और हम चाहते हैं कि हमारे साथ साथ हम अपने नाजरीन को ये भी हेल्प आउट कर देते हैं कि अगर वो ट्रिप कोई प्लान कर रहे हैं नियर फ्यूचर, तो आप कौन कौन सी जगहों पे जा सकते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट यूथ, हम जब अपने फ्यूचर की बात करते हैं तो भाई हमारे फ्यूचर को, हमारे यूथ को ये ज़रूरत है कि इस तरह के मकामात पर जाएं, सैर व तफरीह करें और साथ साथ बहुत सारा नॉलेज भी हासिल करें। और वैसे तो हमारे प्लेटफॉर्म से भी बहुत सारे लोग जो है वो बहुत सारा नॉलेज गैदर कर रहे होते हैं, क्योंकि हम डिफरेंट लोकेशंस, डिफरेंट जगहों पे आपको लेकर जा रहे होते हैं। और अभी हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ब्रेक की जानिब, तो कहीं मत जाइएगा। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी, कोक-ए-माई एक नहायत मुश्किल और जाबाजी का खेल है जिसे नहायत बाहौसला अफराद ही अंजाम दे सकते हैं। कोक-ए-माई में पाकिस्तानी नौजवान किसी से कम नहीं, जो आए रोज कोई ना कोई कारनामा अंजाम देते रहते हैं। और अब कोक-ए-माई शहरोज काशिफ ने दूसरी मरतबा दुनिया की 8वीं बुलंद तरीन चोटी माउंट मनासलो सर करने का एजाज हासिल कर लिया है। इना वो हमारे साथ मौजूद है। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। शहरोज कैसे हैं आप? सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ये कारनामा आपने अंजाम दिया। कितने अरसे में आप ये बताएं कि आपने ये सारा कवर किया, और ये शौक अगर हम बात करें तो पैदा कैसे हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मुझे जैसे कि सबको पता है कि 11 साल का था मैं तब से सब चीज़ें स्टार्ट की मैंने, और उसके बाद इवेंचुअली 4000-5000 मीटर्स की पीक करते करते जो है वो मैं 8000 पे पहुंचा। मनासलो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रियल समिट का वादा किया हुआ था अपने ही उनसे, और मैंने इस वादे को फुलफिल किया और मैं दोबारा गया उसी डेडिकेशन के साथ जी, और उसी कमिटमेंट को लेके, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो चोटी जो रियल समिट था उसका जो 20 मीटर्स का पैच था जो 1970 से लेके 2021 तक कभी नहीं हुआ था जी। तो मेरे करने के 2 हफ्ते बाद वो समिट हो गया था। तो एज अ क्लाइंबर मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि इट्स माय ड्यूटी टू रीच एट द टॉप ऑफ द रियल समिट, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड ऑफ
एंड वी आर इवन प्राउड ऑफ यू। अगर हम कोप MI की बात करें तो एक बहुत महंगा खतरनाक खेल है, और अखराजात की अगर हम बात करें तो पूरे किस तरह से होते हैं? क्या हुकूमत की तरफ से भी कोई सपोर्ट किया जाता है आपको? नहीं, हुकूमत की तरफ से तो कोई सपोर्ट नहीं है मुझे। और पहले मेरे वालिद साहब करते थे, अब बिल्किस एंड अब्दुल रज़ाक दाऊद फाउंडेशन जो है वो उन्होंने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प की है कि ये प्रोजेक्ट उन लोगों के बगैर पॉसिबल हो ही नहीं सकता था। तो मैं तो रज़ाक दाऊद साहब का, उनकी पूरी फैमिली का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। शेरोज, ये बताइएगा कि अब अभी तक आप कितनी पीक्स हैं जो कर चुके हैं, और फिर अगला प्लान क्या है? 12 पीक्स में कर चुका हूँ। अभी मैं चाइना के लिए जा रहा हूँ। चाइना के लिए मुझे नेपाल से वीज़ा नहीं मिल रहा है, तो मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि अगर कोई मेरी हेल्प कर सकता है कि नेपाल से ही मुझे वीज़ा मिल जाए चाइना का, तो इट विल बी गुड। अदरवाइज आई हैव टू कम बैक टू पाकिस्तान, देन गो टू नेपाल अगेन एंड देन चाइना। इस तरह मैं बहुत लेट हो जाऊँगा। और अभी इस वक्त आई एम हैविंग डीक्लाइमेटाइजेशन सिंड्रोम, तो आई हैव टू गो टू द हॉस्पिटल एज वेल। मेरी हार्ट बीट वगैरह बहुत तेज़ है एंड आई एम नॉट फीलिंग वेल एट ऑल, तो अभी आई नीड सम टाइम टू रिकवर एज वेल। चलें, गेट वेल सून एंड बेस्ट विशेस फॉर यू। हम ये भी जानना चाहते हैं कि एक कोप MI जो होता है उनको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है एग्जैक्टली, क्या क्या वो साथ कैरी करते हैं? बिल्कुल, जैसे आपने शुरू अभी बोला कि इसके सेहत पर भी काफ़ी असरात होते हैं, और आप बता रहे हैं कि भी आप रिकवर होने के लिए आपको वक्त चाहिए, तो कितना टाइम चाहिए होता है फिटनेस बरकरार रखने के लिए सारा? अभी फिटनेस तो देखें, अभी तो फिटनेस कहाँ पे रहती है माउंटेन पे। अब आप मेहनत इतनी ज़्यादा करते हो माउंटेन से पहले ताकि आप माउंटेन में सबको ज़ाया कर सको, तो यही होता है वहाँ पे। अब तो मसल मेमोरी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे 10 years आई एम क्लाइंबिंग ट्रैकिंग नाउ जी। तो कोप MI के लिए बहुत ज़्यादा सामान चाहिए होता है। लाइक अगर मैं वो नाम लूँगा तो शायद लोगों को समझ भी ना आए। आइस क्रूज एंड आइस एक्स और यू नो डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स होती हैं इसमें, तो आई डोंट थिंक सो लोग इतना कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट चाहिए होता है आपको, टेंट्स चाहिए होते हैं, गैस लाइट्स वगैरह। वो फिरोज, आपका हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, बस आपसे ये जानना चाहता हूँ मैं, ये मेरा भी पर्सनल एक सवाल है कि ज़ाहिर है ये बड़ा ही एडवेंचर जो करने, जब भी कोई शख्स ये तय करता है कि वो कोई एडवेंचर करना चाहता है इस तरह का, तो उसके लिए एक इंस्पिरेशन चाहिए होती है। तो आपकी इंस्पिरेशन क्या है? कौन से ऐसे कोप MI हैं जो आपके फेवरेट हैं, और टोटल कितनी पीक्स हैं जिनका टारगेट आपने सेट किया हुआ? दुनिया में 14,000 मीटर की पीक है, और अभी मैं वो सर करूँगा इंशाल्लाह। आई वांट टू बी द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू क्लाइंब ऑल द 14 पीक्स। पाकिस्तान में अभी करंटली मेरे फेवरेट सरबाज खान है, और वैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर बात की जाए तो टॉमिक, रेनोल्ड मेसनर, और भी बहुत। अभी अगर शेरपास की बात की जाए तो पंतत लामा शेरपा इज वन ऑफ माय फेवरेट। गैलजे है, उसके बाद फिर नामजा शेरपा है, लखपत शेरपा है, तो दावा शेरपा। जी। तो इस तरह के बहुत आपके फेवरेट। ठीक है। थैंक यू सो मच शेरोज काशिफ, गुड लक आपके जो भी प्लान्स हैं उनको लेके, एंड हम ये भी दुआ करते हैं कि आप जल्दी से सेहतयाब हो जाएं और दोबारा से जो भी अपने सफर पर गामजन हो, जितनी भी आपने पीक्स का जो टारगेट सेट किया है वो आप उसे पूरा करें। और वैसे ना मैंने जी जल्दी से बता दें। नहीं ठीक है अजीम, जल्दी से बता दें, टाइम का मुकाबला सकते हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त होता है खत्म। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और अजीम राना को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।